आज हम लोग देखेंगे गद्य खंड से उसने कहा था का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसका पार्ट 1 है। लेखक का नाम चंद्र शर्मा गुलेरी है। चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगवाएं। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगली के पोरों की चितकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार पर भर की गलनी निराशा और छोड़ के अवतार बने नाग की सेंध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरदारी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लदने वाले के लिए ठहर कर सबका समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटे फटे खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचना वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा बुरता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समिश्र में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसाई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, जो शेर पर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मांगरे में। और तेरे मांझे में। यही कही यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबता और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा,
तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी यानी नाली। नाली। एक छाबरी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उझेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैश्वी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों पे बैठे हंडिया कर गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ साथ खंडक हिल जाती और 100 गज धरती उछल पड़ती। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलाल सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते। जो कहीं खंडक से बाहर साफ या कुहरी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंडक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट पर रखकर सो रहेंगे। उसकी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पिछले जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमींदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियां में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का
तपर तपन इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लड़ीहोरा को भी यहाँ बुला लोगे। यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तामुक नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर गुजर करते हो। उसके पहले पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ पर पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांद पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खंडर के किनारे मरूंगा। भाई तीरथ सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? दिल्ली शहर ते पैसोर न जा दिए, कर लेना लौंगा द व्यापारो मंडिए, कर लेना नदेड़ा सौदा आड़िए, आए लाना चटका कदुए ना। कद्दू बरनिए मजेदार गोरिये, हुआ लगा चटका कूदिए ना। ये दिल्ली शहर से पेशवर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। आरी यहाँ पर नहीं दिख रहा, सॉरी गाइस। ओए, अब हमें कदूत चखना। ऐसे गोरे बर्णमाली कद्दूत अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दूत चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो चारों दिन से सोते और मौज ही करते रहे। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस, बिस्कटों बिस्कटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक वरना कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहले पर खड़ा हुआ है, एक हाथ खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कह रहा, क्या बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कप्पी छूट रही है। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम
मेमे बून बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। ये कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, ये कहकर नाहीं करते बोधा को उसकी जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भाग पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम के सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुड़े मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना समझ गया। मुंह के भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसकी सिगड़ी के उजाले में साहब के मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनके जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और मैं आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते का एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वही नीलगाय निकल गई कि ऐसे बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और फूटे में निकली। ये ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। काका लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। बाकी की हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।